Hello everyone, welcome to our YouTube channel SG Studies. Today we are going to learn about the features of the Constitution. Means यानी कि जो Constitution है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से गुण हैं और वो उन गुणों को देखकर हमारा Constitution किस तरह बना हुआ है. In the last two lessons, we studied how our constitution was made. We studied its preamble and understood terms like sovereign, socialist, secular, democratic, republic. The goals expressed in the preamble are the characteristics in features of our constitution as well. Apart from this, the constitution also has other features. We shall try to understand this in a present chapter. यानी कि यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों ने लास्ट टू चैप्टर्स में 7th स्टैंडर्ड के सिविक्स में लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बना, कब बना और किन्होंने एक हमारा संविधान लिखा हुआ है. और हमने अभी 2nd चैप्टर में हमारे देखा प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें लिखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का असली उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को और उसमें कौन कौन से लॉस, किस तरह के लॉस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है. जैसे कि सॉवेरेन, जब सॉवेरेन पढ़ा था हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आपको पता है सॉवेरेन मतलब होता है कि हमारा जो इंडिया है वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई भी फॉरेन पावर हम पे राज नहीं कर रही है, कोई भी फॉरेन पावर हम पे राज नहीं कर रही है. हम इंडिपेंडेंट है, हमारे इंडिया में हम इंडिपेंडेंट है, उसको हम बोलेंगे सॉवरेन स्टेट. और सोशलिस्ट, हम सबसे सोशलिस्ट हैं. हम सेकुलर यानी कि हम एकदम सिक्योर है. और सेकुलर का असली मीनिंग ये है कि हम सारे रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स सबको फॉलो करते हैं. हम ऐसा नहीं करते कि हम खाली अपने, यानी कि अगर हम हिंदू हैं तो खाली होली, दिवाली ये सारी चीज़ें मनाएंगे. हम हिंदू होते हुए भी क्रिसमस भी मनाते हैं, सिखों का त्यौहार भी मनाते हैं, गुड़ी पाड़वा भी मनाते हैं. यानी कि हम एक दूसरे से यूनिटी में हैं, हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं. उसको हम बोलते हैं सेक्युलर. डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र. हमारा भारत लोकतांत्रिक है, यानी कि सरकार और जो पब्लिक है, सरकार और पब्लिक दोनों अगर अपना कुछ प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर अमल होता है. कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर अमल होता है. दोनों मिलकर अपने देश की प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं. उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र भारत. रिपब्लिक, सब इस समय अभी सब एकदम आज़ाद नागरिक हैं. अब है गोल एक्सप्रेस, यानी कि प्रियम्बल का जो फीचर्स, और प्रियम्बल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं. फीचर्स यानी जो इसकी विशेषताएं, और प्रियम्बल्स यानी उसका उद्देश्य. प्रियम्बल यानी उसका उद्देश्य क्या है, फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं क्या हैं. अगर उसकी विशेषताएं जानेंगे तभी तो उसका उद्देश्य जान पाएंगे हम. अगर उसकी विशेषताएं, अगर हमको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, वो उसकी विशेषताएँ हैं, उसकी फीचर्स हैं कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है. और ये पहला फीचर्स है. अभी आगे का दूसरा तीसरा फीचर्स क्या है वो अभी हम इस प्रेजेंट चैप्टर में देखेंगे. वी शॉल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस प्रेजेंट चैप्टर. फेडरलिज्म. अब देखते हैं फेडरलिज्म व्हाट इज. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल सिस्टम. इन कंट्रीज विद लार्ज territories and huge population, government is run by the federal system. Ruling a large territory from a single capital city is not only difficult but may also lead the neglect of some far-flung areas. यानी कि यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो चारों गवर्नमेंट चलते हैं वो केवल और केवल फेडरलिज्म की वजह से चलते हैं. अब देखते हैं आगे फेडरलिज्म होता क्या है. जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो बहुत ही बड़ा उतना बड़ा नहीं है, पर हमारे हिसाब से बहुत बड़ा कंट्री है, और उसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. पॉपुलेशन इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन इज़ देयर इन इंडिया. यानी कि तो अब अगर हम इतना पॉपुलेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सरकार से तो काम नहीं होगा. सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पूरा काम तो नहीं कर सकती. इसलिए यहाँ पर 2-3 तरह की गवर्नमेंट आती हैं जो सब मिलकर एक दूसरे से सहभागी होकर अपने इंडिया के प्रोग्रेस में ध्यान देती हैं.
जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक एक सरकार होगा, एक गवर्नमेंट होगा, खाली यूनियन गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा, केवल यूनियन गवर्नमेंट होगा, तो वो पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक छोटे मोटे गांव बच जाते हैं, छोटे मोटे सिटी बच जाते हैं, कुछ एकदम एकदम मतलब पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। और अगर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अगर दोनों रहेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को, अपने एक एक गांव को अच्छी तरह से देख सकती है। इसलिए हमारे इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट पाई जाती हैं। पीपल रेसिडिंग देयर कैनॉट पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। और जो कुछ छोटे कस्बे में रहते हैं, कुछ छोटे मोटे गाँव में रहते हैं, वो हमारे इंडिया के प्रोग्रेस के लिए अगर कुछ आता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और वो पीछे रह जाते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? देयरफॉर गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल इन अ फेडरेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट के 2 लेवल के हैं उनका फेडरल सिस्टम। द गवर्नमेंट एट द सेंटर कैरीज आउट टास्क लाइक डिफेंस ऑफ द एंटायर कंट्री, फॉरेन पॉलिसी, स्टैब्लिशिंग पीस एसेट्रा। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गई, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि वो अपने कंट्री को डिफेंस किस तरह करते हैं, अपने आर्मी को कौन सा आदेश देते हैं कि कौन से कंट्री पे वार करना है, हमारे लोग कौन से कंट्री हम पे वार करने वाले हैं, उनका जवाब किस तरह देना है। ये हो गया हमारे डिफेंस ऑफ एंटायर कंट्री। फॉरेन पॉलिसी, अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, कोई अगर हमारे अंदर हमको कोई ऐप दे रहा है कि आप इस ऐप को अपने इंडिया में चलाओ, तो उसको लेना है कि नहीं लेना है, वो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो देखता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टैब्लिशिंग पीस, हमारा जो सुख शांति का माहौल रहे, उसका बढ़ोतरी हो, सब खुशी से रहें, वो भी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखता है। इट इज़ कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम, और इसी को यूनियन गवर्नमेंट या फिर फेडरल सिस्टम कहा जाता है। इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर कंट्री, और ये पूरे इंडिया को देखता है, पूरे इंडिया को देखता है। पर पूरे इंडिया में छोटे छोटे गाँव में क्या होता है वो ये नहीं देखता। सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं देखता, खाली देखता है इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से चीज़ें हमारे इंडिया में आए हैं, हमारा जो नेचर किस तरह है, एग्रीकल्चर किस तरह हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट दैट ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन दैट वी लिव इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का काम यह होता है कि वो अपने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखे, ना कि पूरे कंट्री का देखे। वो अपने स्टेट में सुधार लाए, ना कि पूरे कंट्री में सुधार लाए। अगर वो अपने स्टेट में सुधार ला पाएगा तभी वो पूरे कंट्री में सुधार लाने की हिम्मत रखता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम यही होता है कि पूरे गांव को, एक छोटे से छोटे कस्बे या फिर छोटा गांव, उसको एकदम बारीकी से देखे, उसमें कौन सी कमियां हैं, सड़कें सही नहीं है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिजली की सुविधाएं हैं कि नहीं है, वो सारे काम देखता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि वो खाली एक पर्टिकुलर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वो जो कौन से अपने नीचे का उनका जो मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे कुछ मंत्री होंगे, फिर उसके नीचे कुछ मंत्री होंगे, वो मंत्री किसी और के प्रधान होंगे, वो प्रधान आगे जाकर मतलब ये सब मिलकर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट देखेगी, ना कि कर्नाटका का देखेगी, ना कि उत्तर प्रदेश का देखेगी। वो पहला खुद में सुधार लाएगी महाराष्ट्र में। द सिस्टम ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री cooperatively by the governments at 2 levels making laws about the different subject is called federalism। यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाते हैं। जैसे कि पहले उतने लॉस नहीं थे, अब धीरे धीरे जब मोटर गाड़ी आ गए तो हमें ट्रैफिक रूल्स बनाने पड़ रहे हैं, और अगर कुछ बुरे कार्य हो रहे तो उसके लिए हमें अलग रूल बनाने पड़ते हैं। स्कूल के लिए अलग रूल बन गया है, और ये अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है और यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है, अभी देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द सब्जेक्ट फॉर मेकिंग लॉ बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब जो सेपरेशन पावर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट का पावर अलग रहेगा। आपको पता चलेगा होगा कि यूनियन गवर्नमेंट पूरे इंडिया को देखता है, स्टेट गवर्नमेंट खाली अपने स्टेट को देखता है। लेट अस सी द विच गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड विद व्हाट सब्जेक्ट, यानी कि आप देखते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट कौन कौन से रूल से बंधा हुआ है कि वो अपने रूल के बाहर ना जाए, अपने कायदे में रहे, अपने कानून के कायदे में रहकर अपना काम करता हो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन 3 लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट दिए हैं कि मतलब एक यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब देखते हैं तीसरा गवर्नमेंट कौन है। द फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, यानी कि पहले लिस्ट को यूनियन लिस्ट कहा जाता है। इट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज, और इसमें यूनियन गवर्नमेंट को 97 सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की अनुमति दी गई है। कि वो इन 97 सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही गवर्नमेंट के रूल्स बना सके, उसका उल्लंघन ना करे। द स्टेट लिस्ट इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट अपॉन। इट कंटेन्स 66 सब्जेक्ट, और स्टेट गवर्नमेंट को 66 सब्जेक्ट दिया गया है कि वो 66 सब्जेक्ट को लेकर अपना लॉ बनाए और उसके बाहर ना जाए, उसका उल्लंघन ना करे। अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लिस्ट देयर इज़ अ करंट लिस्ट विच कंटेन्स 47 सब्जेक्ट, यानी कि अब इन दोनों लिस्ट को छोड़ने के बाद एक और लिस्ट आता है, वो 47 सब्जेक्ट का होता है। अब देखते हैं 47 सब्जेक्ट किसके ऊपर लागू होता है, इसको कौन चलाता है। बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट इफ अ सब्जेक्ट कम्स up that it not included in any of the list. The union government is entitled to make laws on it. These powers are termed residuary power, यानी कि जो ये तीसरा लॉ होता है, जो तीसरा गवर्नमेंट है, वो है जो मतलब दोनों उसमें काम कर सकते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी उसमें काम कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें काम कर सकता है। जैसे कुछ आते हैं, जैसे कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट में भी आएगा और यूनियन में भी आएगा, और भी कुछ एजुकेशन हो गया वो भी स्टेट में आएगा और गवर्नमेंट में यूनियन में आएगा। तो ऐसा कुछ होते हैं जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट में दोनों में आते हैं, उनको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, और इसी पावर्स को हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स। इसी पावर को हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, द डिवीज़न ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक, यानी कि जो हमारे भारत में जो अलग अलग पावर्स का डिवीज़न किया गया है, जैसे मतलब यूनियन को अलग दिया गया है, स्टेट को अलग दिया गया है, और एक और किया गया, ये बहुत ही अनोखा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक। इट इनेबल्स द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट द कंट्रीज प्रोग्रेस बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। दिस ऑल्सो एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, यानी कि अगर जब ऐसा हमारे इंडिया में माहौल है, जब हमारे इंडिया में इतने फंक्शंस है, इतने सारे सुविधाएं हैं, तो हमारे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को कोऑपरेट करना होगा और दोनों को मिलकर एक दूसरे का सहभागी बनना होगा, ताकि वो अपने इंडिया का डेवलपमेंट कर सके, अपनी इंडिया का प्रोग्रेस कर सके। दोनों ईच अदर, कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। और अगर जब हमारा गवर्नमेंट एक दूसरे से कोऑपरेट करेगा तो सिटीज़न भी उनसे कोऑपरेट करेगा। कि अगर हम सिटीज़न भी सोचेगा कि जब इंडिया में जब इतने सारे फंक्शन से हमारे गवर्नमेंट इतना कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना होगा, उनके सारे बातों को मानना होगा। तो इसी तरह जो हमारा देश है ये एक लोकतांत्रिक भारत बनता है जब सिटीज़न और गवर्नमेंट दोनों का कार्य एकदम अच्छे से हो, दोनों का मतलब दोनों अपना प्रस्ताव रख रहे हो और दोनों के प्रस्ताव के ऊपर अमल हो। हु डील्स विद व्हाट सब्जेक्ट, अब देखते हैं कौन से गवर्नमेंट को कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट, अब देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट को कौन कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट है तो उसको डिफेंस दिया होगा, अपनी कंट्री का डिफेंस करना है। अगर कोई आतंकवादी आ रहा है, कोई
हमला करने आ रहा है हमारे देश पे तो वो उसका डिफेंस करता हो, वो उसको मतलब अपने देश की रक्षा करता हो। फॉरेन रिलेशन, अब फॉरेन से रिलेशन हमें रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कभी कुछ कमी हो गई हो, कुछ बारूदों की, कुछ गोलियों की, तो हम फॉरेन से रिलेशन रखते ताकि वो हमें सहायता करे। वॉर एंड पीस, अब कुछ युद्ध हो रहा है और युद्ध अगर हमारे देश पे कोई ख़तरा आ रहा है तो हमारी जो आर्मी है, अगर आर्मी अपने आप किसी के ऊपर वार नहीं करती, उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, इनका ऑर्डर आता है तभी वो युद्ध करने के लिए तैयार होती है। और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका ये भी रूल है कि वो अपने कंट्री में पीस बनाए रखे, शांति बनाए रखे। करेंसी यानी करेंसी जो हमारी मुद्राएं होती हैं, करेंसी यानी मुद्राएं में क्या क्या छापा जा रहा है, उनमें गांधी जी का है, उसको कब बंद करना है, कब चालू करना है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो किनके हाथ में होती है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इंटरनेशनल ट्रेड, हम बाहर से कुछ ले रहे हैं और या फिर अपने इंडिया से बाहर कुछ दे रहे हैं, तो ये भी कौन देखता है, हमारा यूनियन गवर्नमेंट। सब्जेक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, अब देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट क्या है। एग्रीकल्चर, उनका एग्रीकल्चर किस तरह हो रहा है स्टेट में, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना चाहिए। इकोनॉमिक यानी जो हमारे जो पशुपालन जो ये सब रहते हैं, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह हमारे स्टेट का। लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, सबको अगर कुछ अस्पताल खुले हुए हैं उसमें अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो उसमें जाकर अपनी इलाज करा सकता है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अगर कोई कुछ बुरा कार्य कर रहा है, किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसको प्रिजन में डालने का अधिकार भी रहता है स्टेट गवर्नमेंट को। सब्जेक्ट विद बोथ द गवर्नमेंट, अब देखते हैं जो दोनों गवर्नमेंट जब चलाता था तो उसका सब्जेक्ट क्या है। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किस तरह है। पर्सनल लॉ, उनका मतलब कुछ पर्सनल लॉ रहता है। एजुकेशन, सबको एजुकेशन अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये दोनों यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर देखते हैं। डू दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट, नेम देयर कैपिटल सिटीज़, यानी कि अभी आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें पूरे नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट आते उनका कैपिटल्स लिखिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। डू दिस। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज, अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या आता है। हमारे जो इंडिया के कितनी टेरिटरीज है, कितने स्टेट्स से देखते हैं। इन इंडिया देयर इज़ ए यूनियन गवर्नमेंट, इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट है। 28 स्टेट गवर्नमेंट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि हमारे इंडिया में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं, राज्य यानी स्टेट हैं, 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल द यूनियन टेरिटरीज, अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इंडिया को भी कंट्रोल करती है और यूनियन टेरिटरीज को भी कंट्रोल करती है। फॉलोइंग आर द 9 यूनियन, अब जो पूरा मिला के 9 हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज है। अभी देखते हैं क्या कौन कौन से। न्यू दिल्ली, दामन एंड दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अब देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरह है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉलो करते हैं। हम देखते हैं अमेरिका में और 2-3 देश जो बाकी बाहर के हैं वहाँ पर प्रेसिडेंटल सिस्टम चलता है, पर इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल से चलता आ रहा है। और अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को ये थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम सही रहेगा, पर हम ब्रिटिश लॉ फॉलो नहीं करेंगे बल्कि खुद का लॉ बनाएंगे। खाली उन्होंने खुद का लॉ बनाया पर पार्लियामेंट्री सिस्टम हम ब्रिटिश का फॉलो कर रहे हैं। इन सच अ सिस्टम द पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर हैज़ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि जो लॉ कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर यानी जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो लोग ये
लेजिस्लेचर लोग ये लॉ को बनाते हैं, पावर को बनाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर पार्लियामेंट पर बैठते हैं और वहाँ पर निर्णय लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन एमएच फ्रॉम द लोकसभा एंड इज आंसरेबल टू लोकसभा for all the decisions in parliamentary democracy. The discussion and debates that take place in the parliament have a great significance. यानी कि अगर जो पार्लियामेंट सिस्टम में अगर जो प्रेसिडेंट बैठे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य से बैठे हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ सोचते हैं कि हम अपने लोकतंत्र भारत में और कौन कौन से ला सकते हैं। और अगर किसी ने प्रस्ताव रखा कि हमारे इंडिया में ये लॉ फॉलो होने चाहिए, हमारे इंडिया में ये नहीं होना चाहिए, तो उन्हें आंसर देना पड़ता है कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों फॉलो होना चाहिए, आपको क्यों लगता है कि ये फॉलो होना चाहिए। अगर उसका आंसर सबको पसंद आया तभी उस लॉ को फॉलो किया जाता है, ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, ग्रेट सिग्निफिकेंस। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और देखते हैं अब हमने ऊपर कभी नहीं देखा, सॉरी। डू यू नो, क्या आपको पता है, अभी यहाँ पर देखते हैं। यू हैव श्योरली सीन करेंसी नोट्स, द वर्ड्स गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रिंटेड ऑन करेंसी नोट्स, यानी कि हमने देखा है कि नोट्स पे लिखा रहता है, जो हमारा मुद्राएं हैं उनको करेंसी बोलते हैं, उन पे लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर लिखा है, हम देखते 50 नोट पे, 50 रुपीज़ नोट, देखो यहाँ पे लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट का है, ये स्टेट ने नहीं बनाया बल्कि ये यूनियन गवर्नमेंट बनाया है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो करेंसी होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इफ़ यू हैव सीन द बैजेस ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस मैन इट रीड्स महाराष्ट्र पुलिस। अब देखते हैं हम पुलिस के जो वर्दी पर हम देखते हैं कि बैचेस रहता है, उसमें लिखा रहता है महाराष्ट्र पुलिस। अगर यूपी का पुलिस रहेगा तो उस पर लिखा है यूपी पुलिस, कर्नाटका पुलिस, केरला पुलिस, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, ऐसा पुलिस के ऊपर लिखा रहता है, यानी कि वो स्टेट बैच है। करेंसी यूनियन है, करेंसी सेंट्रल यूनियन है, और जो हमारा पुलिसमैन का जो रहता है वो स्टेट है, यानी कि उसको स्टेट ने दिया है। यू मस्ट हैव श्योरली कम अक्रॉस द फॉलोइंग इंडियन रेलवे एंड महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी कि हम देखते हैं कि जो इंडियन रेलवे में भी लिखा रहता है, जो हमारे को इंडियन रेलवे हमने इधर लिखा है भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज, ये देखो ये इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय यानी ये सेंट्रल में आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा। और महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ये स्टेट का आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का आ जाएगा। देखो इधर लिखा है प्रवासाच्या सेवेसाठी, यानी जो उन पे बैठता है उनकी सेवा के लिए। महाराष्ट्र राज्य परिवहन, अब यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य परिवहन रहेगा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन, ऐसा लिखा रहता है। आपको मुझे लगता है पता चल गया होगा। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द डिस्प्यूट्स दैट कैनॉट बी resolved mutually are referred to judiciary. The court hears both the contesting parties, look into the justice if any, and give its judgment. This has to be done impartially. यानी कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायालय है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी जो जहाँ पर हमें न्याय मिलता है, न्यायालय। और इंडिपेंडेंट यानी फ्रीडम, जो न्यायालय है वो एकदम फ्रीडम है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई फेयर नहीं है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करता, इसलिए वो एकदम फ्रीडम है, फ्रीडम जुडिशरी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो वहाँ अगर वो खुद में सुलझा नहीं पा रहा है तो वो जाते हैं न्यायालय में, और वहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं वो दोनों के फैसले सुनते हैं। अगर तुम्हारी गलती तुम भी बोलो, और अगर किसी के ऊपर एग्ज़ाम दिया जा रहा है उसे भी कहने का अवसर मिलता है कि कहीं अगर वो सही रहा तो उसे कहीं गलत सज़ा ना मिल जाए। इसलिए जो
जजेस होते हैं वो दोनों का सुनते हैं और फिर अपना निर्णय लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो किसी में भी पार्शियलिटी नहीं करते कि ये मेरे घर का है ये मेरे गांव का है, वो पार्शियलिटी नहीं करते बल्कि वो सबको एक समान न्याय देते हैं। उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सेवरल प्रोविजंस to ensure that the judiciary remains more and more independent. For example, judges are appointed by the president and not by the government. It is not easy to remove the judges from their offices. यानी कि जो जजेस को अपना हक रहता है कि वो सबको न्याय दे सके, सबको मतलब उनका कार्य ही यही होता है कि सबको न्याय दे, सबको एक समान इम्पार्शियलिटी किसी में भी ना करे, किसी में भी इम्पार्शियलिटी ना करे। इसलिए उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी भी जज हो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो अपॉइंट करते हैं सबको जो जजेस है। और जो जजेस होते हैं वो मतलब उनका प्लेस इतना भी हल्का नहीं होता कि कोई भी उनको वहाँ से आके हटा दे। उनका प्लेस एकदम दृढ़ होता है, उनको बहुत मुश्किल होता है उनके जगह से, उनके जो स्थान है, थ्रोन है, वहाँ से हटाना। सिंगल सिटीजनशिप, अब देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप का होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटेड अ सिंगल सिटीजन टू ऑल इंडियन दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। मतलब जो सिंगल सिटीजनशिप यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटेड किया है कि सबको एक समान महत्व मिलना चाहिए, सबको एक समान सबको पार्टिसिपेशन करने का किसी भी अवसर में सबको हक है, उसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। Process of amending the constitution, a need to make changes or amendments in the provisions of constitution due to changing circumstances। यानी कि प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बना तब उतने सारे चेंजेस, उतने सारे लॉस उसमें नहीं थे। पर अब जब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा सराउंडिंग है, वहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई उसमें झगड़ा लड़ाई ना हो, कोई किसी से झगड़ा लड़ाई ना करे और किसी से बुरा व्यवहार ना करे। जो हमारे ट्रैफिक रूल्स है और बाकी सारे रूल्स है वो सब हमारे सराउंडिंग को देखते हुए नए नए रूल्स अमेंडमेंट्स में डाले जाते हैं। बट फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन में लीड टू अ सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी। यानी कि जब ये सारे जो अमेंडमेंट्स, जो ये लॉस होते हैं, जो संशोधन होते, जिसको हम बोलते हैं संशोधन जो ये होता है अमेंडमेंट्स, उसको जो मतलब अगर ये जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि जब इसको लागू किया जाता है तो सबको मतलब जो पार्लियामेंट रहता है वहाँ पर इसको ये प्रस्ताव रखा जाता है। सब लोग मिलजुल कर जनता से प्रस्ताव लेते हैं, खुद से सब समझते हैं, तभी इसको लागू किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिचुएशन जो होता है वो इंस्टेबिलिटी हो जाता है, यानी स्टेबल हो जाता है, पब्लिक गुमराह हो जाती है। The procedure for amendments is specified in the Constitution itself so as to ensure that the amendments is made only after giving it careful consideration. The procedure for amendments in the Constitution is unique. It is neither too difficult nor too easy. More scope has been provided for giving more consideration and thought to important amendments. The procedure is also flexible to ensure the general amendments can be brought about easily। यानी कि जब ये सारे प्रस्ताव, जब अलग अलग जो हमारे नेचर में अलग अलग चेंजेस आते हैं, उसको देखते देखते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉस में चेंजेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो चेंजेस नहीं करेंगे तो जो अगर अमेंडमेंट्स आ रहे तो लॉ आना ज़रूरी है। क्योंकि जब अमेंडमेंट्स जो मतलब अलग अलग सुविधाएं आएंगी हमारे देश में तो उस पर लॉ होने चाहिए। अगर उस पर लॉ नहीं रहेंगे तो पब्लिक उसका उल्लंघन करेंगे और उसको सही दायरे से नहीं करेंगे। इसलिए अमेंडमेंट्स लाना पड़ता है, यानी कि जो संशोधन लाना पड़ता है। और फिर जो ये अमेंडमेंट्स है ये हमारे इंडिया में बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। सबको फॉलो करना चाहिए इसको, ऐसा यहाँ पर है।
देखते हैं इलेक्शन कमीशन। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या होता है। You must have read about the election commission in the newspaper since India has adopted a democratic form of government। यानी कि हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन के टाइम पे किस तरह की सुविधाएं रहती हैं, और जो हमारे इंडिया है उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को माना है, मतलब अडॉप्ट किया, हैज़ अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि उन्हें लोकतंत्र भारत को अपनाया है। पीपल हैव इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स पीरियोडिकली, यानी कि पीपल्स को हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, ना कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं उन पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते कि तुम वोट मुझे ही देना वरना अन्यथा मैं तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा। ऐसा रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी नहीं बोल सकते। पब्लिक को इतना हक है कि वो उनको इतना समझ है कि उनको वोट किसको और कब देना चाहिए, किस हिसाब से देना चाहिए। फॉर दिस द इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर, और इसीलिए जो इलेक्शन होता है वो ना किसी के दबाव में होता है, ना ही एकदम मतलब दबाव में होता है, ना ही किसी को कोई डर रहता है। इलेक्शन में ना ही किसी को डर रहता है, उनकी मर्जी वो किसको वोट दे रहे हैं। उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय वोट मांगने के। वो केवल हमसे वोट मांग सकते हैं, हमें से वोट छीन नहीं सकते। इसीलिए जो इलेक्शन होता है फ्री एटमॉस्फेयर में होता है और फेयरलेस होता है, किसी का दबाव और किसी का डर इस पर नहीं रहता है। ओनली देन will the citizen be able to elect a candidate of their choice without any fear or pressure। और अगर किसी का फेयर और प्रेशर नहीं रहेगा, अगर जो उनका पब्लिक जो है वो अगर कोई हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहा है तो वो उसको वोट देगी, ना कि जो बुरा कार्य कर रहा है उसको वोट देगी। तो इसीलिए जो ये सबका पब्लिक का जो हक है ये एकदम फ्री रहता है, फ्री एटमॉस्फेयर में रहता है, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपना जो उनका हकदार है वोट का उसको वोट दे सके। इफ़ गवर्नमेंट वेयर टू कंडक्ट इलेक्शन देयर माइट बी नो गारंटी ऑफ सच फ्री फेयर एंड जस्ट एटमॉस्फेयर फॉर द इलेक्शन। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ conducting election to an independent machinery। The machinery is known as election commission। यानी कि अगर एक काम गवर्नमेंट करती तो वे उतना अच्छे से नहीं कर पाती इसको, इसलिए उसको संभालने के लिए जो इलेक्शन का जो मतलब इलेक्शन के वोट को कब गिना जाए, इलेक्शन कब रखा जाए, 5-5 साल में कि 1-1 साल में रखा जाए, इलेक्शन के जब इलेक्शन सब देने जाते हैं वहाँ पर किस तरह का माहौल होना चाहिए, कितने पुलिस वहाँ पर तैनात होने चाहिए, और बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं जो इलेक्शन कमीशन उसको अपॉइंट करता है। बहुत सारी सुविधाओं को इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शंस इन इंडिया रेस्ट द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इंडिया में जो बहुत सारे जो मतलब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं हर जगह पर इंडिया में, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सके, वो पूरा कार्य इलेक्शन कमीशन करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड ओनली सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। यानी कि जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और भी हैं, और भी मतलब किसका अधिकार क्या है, किसको अधिकार क्यों मिला है और उसका हमें क्या लाभ होता है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें भी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर तो पढ़ा ही है, आगे हम और भी जानकारी लेंगे कि हमारा हक क्या है, हम एक जागरूक नागरिक होने के कारण हमारा क्या कार्य बनता है हमारे देश के ऊपर। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट। वी शॉल स्टडी दिस इन अ नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या हैं हमारे, वो अधिकार हमें क्यों दिए गए हैं, और बाकी सारी जानकारियाँ पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको समझाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो अगला वीडियो मेरा जो मैं अगर कोई अपलोड करूँगा इसके आगे का चैप्टर का तो वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।